अच्छा, जब भी हम दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज के बारे में सोचते हैं तो कौन से नाम आते हैं दिमाग में? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, यही सब है ना? पर क्या हो अगर हम ये जानें कि इनसे सदियों सदियों पहले भारत में एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा ज्ञान का केंद्र था जो न सिर्फ बहुत विशाल था बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक सूरज था। तो चलिए आज हम सफर करते हैं नालंदा की उसी अविश्वसनीय कहानी का। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी जगह थी? कौन सा था दुनिया का पहला महान रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी? ये सवाल हमें सीधा इतिहास के उन पन्नों पर ले जाता है जहां भारत सच में ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। ये देखिए, नालंदा की स्थापना हुई थी लगभग 427 ईस्वी में। मतलब ये ऑक्सफोर्ड से भी 600 साल से ज्यादा पुराना है। पर ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी। नहीं, ये एक आइडिया था, एक पूरा इकोसिस्टम था जो उस जमाने की सोच से कई सदियां आगे था। और इसका स्केल जरा सोचिए, अपने पीक पर नालंदा में एक साथ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रहते थे, पढ़ते थे और हाँ, बहस करते थे। मतलब ये अपने आप में ज्ञान को ही समर्पित एक पूरा का पूरा शहर था। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस दौर से करते हैं जब नालंदा की नींव रखी गई थी। एक ऐसा समय जब ज्ञान को ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। नालंदा का जन्म हुआ गुप्त काल में, जिसे भारत का गोल्डन एज भी कहते हैं। सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी और ये उस दौर का एक आईना था जहां कला और विज्ञान तो फल फूल ही रहे थे, पर सबसे ज्यादा इज्जत ज्ञान की थी। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। नालंदा लगभग 800 सालों तक लगातार चलता रहा, फलता फूलता रहा। सोचकर देखिए, 8 शताब्दियों तक ज्ञान का ये दिया बिना रुके जलता रहा। ये दिखाता है कि ये कितना स्टेबल था और उस दौर के शासकों का इसे कितना सपोर्ट था। तो अब आते हैं नालंदा के उस गोल्डन एज पर, जब ये सिर्फ एक भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं रही बल्कि ग्लोबल नॉलेज हब बन चुकी थी। नालंदा की शोहरत दूर दूर तक, समंदर पार तक फैली हुई थी। स्टूडेंट्स सिर्फ भारत से नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, यहाँ तक कि पर्शिया यानी आज के ईरान जैसी जगहों से भी ज्ञान की तलाश में यहाँ खींचे चले आते थे। सच में ये उस जमाने की एक असली ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी। 7वीं सदी के महान चीनी यात्री हुएनसांग, जो खुद यहाँ एक स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल लिखा है। वो बताते हैं कि कैसे यहाँ दिन रात विद्वानों में बहसें चलती थी, कैसे सीनियर और जूनियर एक दूसरे की मदद करते थे। सोचिए कैसा कमाल का इंटेलेक्चुअल माहौल रहा होगा। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि नालंदा सिर्फ बौद्ध धर्म का केंद्र था। देखिए, बौद्ध फिलॉसफी तो जरूर एक अहम हिस्सा थी, पर यहाँ मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, लॉजिक और फिलॉसफी जैसे सेक्युलर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। बल्कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट भी कुछ समय के लिए इसके हेड रहे थे। नालंदा की असली आत्मा बसती थी उसकी लाइब्रेरी में। इसका नाम था धर्मगंज, जिसका मतलब है सत्य का पर्वत। क्या शानदार नाम है! ये नाम ही इसके मकसद और इसके कद को बताने के लिए काफी है। ये कोई एक कमरे की लाइब्रेरी नहीं थी, नहीं, इसमें 3 विशाल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी। रत्नोदय थी, रत्नसागर और रत्नरंजक। कहा तो ये भी जाता है कि इनमें से एक इमारत 9 मंजिल ऊंची थी, जिसमें लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां थी। ये ज्ञान का एक अंतहीन समंदर था। लेकिन फिर कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ लिया। 800 सालों तक चमकने के बाद नालंदा के सूरज पर एक भयानक अंधेरा छा गया। इस कहानी का विलन है बख्तियार खिलजी, एक तुर्क अफगान सेनापति जो अपनी क्रूरता और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था। उसकी नजरें थीं पूर्वी भारत यानी बिहार और बंगाल पर। अच्छा, इससे जुड़ी एक बहुत ही मशहूर कहानी है। कहते हैं कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा। जब कोई उसे ठीक नहीं कर पाया तो नालंदा के एक आचार्य ने बड़ी ही चालाकी से कुरान के पन्नों पर दवा लगाकर उसे पढ़ने को दे दी। अब खिलजी ने किताब पढ़ी और वो ठीक हो गया। लेकिन जब उसे इस चाल का पता चला तो कहते हैं कि वो भारत के ज्ञान की इस गहराई को देखकर जल भुन गया। उसे इतनी जलन हुई कि उसने नालंदा को ही तबाह करने का हुक्म दे दिया। पर क्या कहानी इतनी सिंपल है? क्या सिर्फ इंटेलेक्चुअल जेलसी ही इस तबाही का कारण थी? इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे कुछ और ज्यादा गहरे और स्ट्रेटेजिक कारण भी थे। देखिए, खिलजी का असली मकसद शायद उस इलाके पर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जमाना था। और नालंदा सिर्फ ज्ञान का ही नहीं बल्कि बौद्ध संस्कृति और प्रभाव का सबसे बड़ा गढ़ था।
इसे तोड़कर वो न सिर्फ एक साफ मैसेज देना चाहता था, बल्कि वहां के लोगों की पहचान और उनके गौरव के सबसे बड़े सिंबल को ही मिटा देना चाहता था। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा दिल को दहला देने वाला था। खिलजी की सेना ने हजारों निहत्थे भिक्षुओं और विद्वानों को मार डाला और वो महान लाइब्रेरी धर्मगंज, उसमें आग लगा दी गई। कहा जाता है कि वो महीनों तक जलती रही और हजारों सालों का जमा किया हुआ ज्ञान हमेशा के लिए राख हो गया। इसके बाद सैकड़ों सालों तक नालंदा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शायद राख से दोबारा उठ खड़ा होना ही नालंदा की किस्मत में लिखा था। लगभग 800 साल बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इन खंडहरों को फिर से दुनिया के सामने रखा, लेकिन इसे एक बार फिर से एक जीती जागती यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और आखिरकार 2014 में नए नालंदा विश्वविद्यालय ने अपना पहला सेशन शुरू किया। डॉक्टर कलाम के इस विजन को दुनिया भर से जबरदस्त सपोर्ट मिला। चीन, जापान, सिंगापुर जैसे कई देशों ने इस पहल में हाथ बटाया, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन नालंदा भी पूरे दुनिया के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म था। आज का जो नया नालंदा विश्वविद्यालय है वो बहुत मॉडर्न है और पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यहाँ एनवायरमेंटल स्टडीज जैसे आज के जरूरी विषयों पर फोकस किया जा रहा है। मतलब मकसद अतीत की नकल करना नहीं, बल्कि तर्क और खुली बातचीत की उस असली भावना को फिर से जिंदा करना है। तो नालंदा की इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? ये ज्ञान की कभी ना हारने वाली ताकत की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि इमारतें जलाई जा सकती हैं, किताबें नष्ट की जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान की प्यास और सच को जानने की इंसानी इच्छा को कभी नहीं मिटाया जा सकता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस बटी हुई दुनिया में क्या प्राचीन नालंदा की वो भावना, जहां अलग अलग सोच के लोग सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए एक साथ आते थे और एक दूसरे से बात करते थे, क्या वो भावना आज हमारा मार्गदर्शन कर सकती है? शायद यही सवाल नालंदा के दोबारा जन्म लेने का सबसे बड़ा सबक है।